नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला की क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास, और उसमें हमने क्या पढ़े थे कि जब अंग्रेज भारत में कब्जा करने के लिए उन्होंने युद्ध भी लड़ लिए और उन्होंने अपने फिर अधिनियम बनाए भारत में कानून बनाने के लिए और अच्छा राज करने के लिए। तो उन्होंने कानून बनाए, तो वो क्या कानून थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, उन्हें पढ़ने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइंस पढ़ लेते हैं और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सक्सेस की सबसे ख़ास बात है सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। और दोस्तों, हार तो वह सबक है जो हमें और भी बेहतर बनने का मौका देती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी हार से डरना नहीं है, हमें अपनी सक्सेस पानी है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हम जितना भी दुखी हों, लेकिन हमने अपना लक्ष्य पूरा करना है। कुछ टाइम रेस्ट करें। अगर आप असफल हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। कोशिश करिए, पढ़ाई करिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश कंपनी ने नियम लागू करे थे भारत में। तो वो कौन कौन से नियम थे? रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट था 1784, फिर 1786 का अधिनियम आया जिसमें कॉर्नवालिस भारत आया गवर्नर बन के, और उसने अपनी कुछ शर्तें रखी भारत में आने के लिए। तो उसने कहा कि मुझे आप प्रधान सेनापति बनाइए, कि मतलब आप मुझे सेना का प्रधान बनाइए, और सारे नियम को, जो भी नियम हैं कंपनी में, उन्हें रद्द करने का भी मुझे हक दीजिए। और उन्होंने कॉर्नवालिस कोड शुरू किया, और स्थायी बंदोबस्त भी उन्हीं की देन है। और कॉर्नवालिस कोड मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता था। उसमें भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर दिया जाता था, जबकि मैंने कहा आपसे कि हमारे जो इंडियन लोग हैं, हमारे भारतीय लोग हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके इतने इंटेलिजेंट हैं, और कुछ तो जन्म से इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने बहुत से आविष्कार कर डाले, बहुत सी खोज कर डाली, और यहाँ से उन्होंने विदेशों में भी अपना परचम लहरा रखा है, ये आप जानते हैं। तो दोस्तों, हमने 1786 के अधिनियम तक पढ़ा हुआ था। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा आता है एक्ट? 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट। दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि चार्टर एक्ट कौन कौन से थे। एक तो 1793 का था, फिर 1813 का था, फिर 1833 का था, और फिर 1853 का था। 1853 का था। ठीक है दोस्तों। तो 1793 के प्रथम चार्टर एक्ट में क्या हुआ था दोस्तों? तो उसमें हुआ था दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब आपको मैंने बता रखा है कि उनके व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार हैं, और उन्हें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब इसका क्या मतलब है कि भारत में एक ही कंपनी राज कर रही है, और वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भारत में कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अलावा कोई भी कंपनी भारत में राज नहीं करेगी, भारत में व्यापार नहीं करेगी, भारत में प्रशासन नहीं चलाएगी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये 20 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया था। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों? जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया गया।
जो 1793 का प्रथम चार्टर अधिनियम है, वो इसमें वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति भी मिली। व्यापारिक अनुमति क्या होती है दोस्तों? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी मर्जी से किसी और कंपनी को अपने राजकाज में या भारत में शासन करने की अनुमति दे सकती है। यह है इसका मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिली। फिर दोस्तों आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या आता है? 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्राउन कौन होता है? कौन होता है राजा? जॉर्ज तृतीय। कौन होता है? जॉर्ज तृतीय। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है? मिंटो प्रथम। कौन होता है बंगाल का गवर्नर जनरल? मिंटो प्रथम होता है। अब इसमें प्रावधान क्या किए गए दोस्तों? इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी कर दी गई। व्यापारिक एकाधिकार कम कर दिए गए और प्रशासनिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। अब जो 1813 का चार्टर अधिनियम है, इसमें व्यापारिक एकाधिकार कम कर दिए गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चीन के साथ चाय का और अफीम का व्यापार कर सकती है, और बाकी जो कंपनियां हैं वो भी आ सकती हैं और वो भी यहाँ पर भारत में आकर अपना व्यापार कर सकती हैं। ये इसका मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइम औद्योगिक क्रांति आ गई। 1813 के चार्टर एक्ट में ही मैं बता रही थी कि 1813 के चार्टर एक्ट में ही क्रांति आ गई। अब औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसे हमारे भारत में हस्तशिल्प कार्य होते हैं, और हस्तशिल्प कार्य में क्या होता है कि एक जना सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ एक दिन में 10 चीज़ें तैयार करेगा। एक व्यक्ति एक दिन में 10 चीज़ें तैयार करेगा। अब जब औद्योगिकरण हुआ तो मशीनें आई। अब जो एक व्यक्ति एक दिन में 10 चीज़ तैयार कर रहा है, और वो मशीन जो है वो मशीन एक दिन में 100 चीज़ें तैयार कर रही है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। अब 10 चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि 100 चीज़ें ज़्यादा अच्छी है? अब जब इसका औद्योगिकरण शुरू हो गया तो ये जो सारा सामान बनाया गया मशीनों की सहायता से, तो ये भी तो कहीं देना है, लगाना है, उसका भी तो व्यापार करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या हमेशा से ही ज़्यादा रही है, और हमारे भारत की जनसंख्या के वजह से ही हमारे भारत से इतने सारे देश जुड़े हैं। इतने सारे देश क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो उन चीज़ों का, जो भी ब्रिटेन से बनकर चीज़ें आ रही हैं और अमेरिका से बनकर चीज़ें आ रही हैं, उन सब का प्रयोग कौन करता है ज़्यादा? हमारे भारत में प्रयोग किया जाता है। सारी वस्तुओं का प्रयोग हमारे भारत में किया जाता है, चाहे वे कार हो, चाहे वह फ़ोन हो, चाहे वे मोबाइल फ़ोन हो, या चाहे अन्य कोई भी वस्तु हो। तो हमारी भारत की जनसंख्या ही उसको ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो औद्योगिक क्रांति का भी यही एक मुद्दा था कि ये औद्योगिक क्रांति तो हुई है और इतना सारा हमने वस्तुएं उत्पादित कर दी हैं मशीनों की सहायता से, तो अब इन्हें कहीं हमने इसको डिलीवर भी तो करना है। कहाँ भेजेंगे हम इतनी सारी वस्तुएं? तो इसलिए और कंपनियों ने ब्रिटिश संसद पर जोर दिया, दबाव डाला कि आप हमें भी वहाँ पर व्यापार करने का, भारत में व्यापार करने का अधिकार दीजिए। औद्योगिक क्रांति में हुआ कि और कंपनियों ने भी दबाव दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कि आप हमें भी और भारत पे व्यापार करने का हक दीजिए, अधिकार दीजिए। तो इस वजह से जो 1813 का चार्टर एक्ट है, उसमें उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी कर दी गई और प्रशासनिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। अब व्यापारिक एकाधिकार में
चाय, चीन और अफ़ीम, इसका सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा जो भी वस्तुएं हैं उनके संग और कंपनियां व्यापार कर सकती थी भारत में आकर। तो ये इसका मतलब है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी को सारी वस्तुओं के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर जब ब्रिटेन से बहुत सारी कंपनियां भारत आती हैं तो उन्हें अधिकार चाहिए, इसलिए उन्होंने उन पर दबाव डाला। किस पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। अब जब बहुत सारी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करने लगी तो उन्हें ऐसे अधिकारी चाहिए थे जो उनके व्यापार को और बढ़ाए, जो कंपनियों के व्यापार को और बढ़ाए। तो ऐसे और जो दूसरी कंपनियां आ रही हैं विदेशों से, तो उन्हें भी तो ऐसे अधिकारी चाहिए थे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, दूसरी कंपनियों ने उसके लिए करा, इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। और इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी जो आज तक यूज़ हो रही है, और आज इंग्लिश का इतना ज़्यादा यूज़ है कि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिसे इंग्लिश नहीं आती वो कुछ नहीं कर सकता। वो अगर उसे हिंदी भी आती है तो उसमें भी वो बहुत सी सफलताएं पा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एक कमी है, कमी भी नहीं है दोस्तों। बस होता है हर बच्चा कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई बच्चा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई बच्चा किसी चीज़ में है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश उसे समझ में आ जाए, और अगर उसे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आ रही है तो वह कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आपके अंदर जो कमियां हैं उन्हें ना गिनकर आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं उन्हें आप और बढ़ाएं, और उनसे ही आप सफल हो सकते हैं। अपनी कमियों को ना गिनिए, अपनी अच्छाइयों को गिनिए कि क्या मैं कर सकता हूँ और किस चीज़ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने शिक्षा में 1,00,000 रुपए खर्च करे। जो दूसरी विदेशी कंपनियां आ रही थी उन्होंने शिक्षा में 1,00,000 रुपए खर्च करे, और इंग्लिश को भी बढ़ावा दिया, अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, और साहित्य विज्ञान को भी बढ़ावा दिया, साहित्य को भी, विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। और देखिए जब उनको गाइडेंस मिली, यहाँ के भारत के लोगों को जब गाइडेंस मिली, उन्हें साहित्य सिखाया गया, विज्ञान के बारे में बताया गया, अंग्रेजी भाषा के बारे में बताया गया, तो कितने आज के टाइम पे हमारे भारत में कितने शिक्षित और इंटेलिजेंट कहेंगे उन लोगों को जो इन सब चीज़ों में बिल्कुल पारंगत हैं। तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है और अपनी कुर्बानी भी दी है। तो ऐसे लोगों को मेरी तरफ से सत सत नमन। तो दोस्तों उन्होंने साहित्य विज्ञान को भी बढ़ावा दिया, और भारत में ईसाई मिशनरी को, मतलब जो ईसाई धर्म अब चल रहा है, यह ईसाई धर्म भी तभी से आया हुआ है जब 1813 का चार्टर एक्ट शुरू हुआ था। तो ईसाई मिशनरियों को भी आने के बारे में कहा, आने की इजाज़त दी, उन्हें अधिकार मिल गया उन्हें आने का। और उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता में बनाया। फिर स्थानीय निकायों को करारोपण करने की शक्ति दे दी। अब आप कहेंगे स्थानीय निकाय क्या होते हैं? तो दोस्तों स्थानीय निकाय जो होते हैं वो जो छोटे समुदाय होते हैं, गांव हो गए, कस्बे हो गए, शहर हो गए, उनके प्रशासन की देखभाल करने के लिए ही स्थानीय निकाय बनाए गए हैं। इन्हें ही स्थानीय निकाय कहते हैं, और इन्हें ही करारोपण करने की शक्ति दी गई। क्या दी गई? करारोपण करने की शक्ति। अब इसके बाद क्या आया दोस्तों? 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसे सेंट हेलेना नियम भी कहते हैं। अब दोस्तों
किसे कहते हैं सेंट हेलेना नियम? 1833 के चार्टर अधिनियम को। इस समय क्राउन जो था विलियम फोर्थ था। कौन था? विलियम फोर्थ। और बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक, 1833 के चार्टर अधिनियम में। अब इसमें क्या प्रावधान हुए दोस्तों? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार थे, वो समाप्त कर दिए गए। 1833 के चार्टर अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे, जो चाय, चीन और अफीम के साथ व्यापार करते थे, और सिर्फ वही कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और दूसरे नहीं कर सकते थे, अब उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब उसे जब समाप्त कर दिया गया तो कोई भी कंपनी आकर अब चीन, चाय और अफीम के व्यापार को कर सकती थी। चीन, चाय और अफीम के व्यापार को तो कर ही सकती थी, साथ ही साथ और भी वो व्यापार कर सकती थी। अब जो इस 1833 का चार्टर अधिनियम है दोस्तों, इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, कौन होते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कौन होते हैं? जो 1833 के चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, विलियम बेंटिक, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और फिर इतने मैंने आपको पॉइंट पढ़ा दिए, और ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मैंने बहुत इजी वे में पढ़ाए हैं, बहुत सरल तरीके से पढ़ाए हैं। आप बिल्कुल कहानी की तरह इसे याद कर लीजिए, एकदम आपको याद हो जाएंगे। जैसे मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, तो आपको जब 2-3 बार आप इसे पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगी इसके बारे में, लेकिन आप इसे अपने आप भी पढ़ेंगे और अपना आप याद भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मेरी अगली क्लास का इंतज़ार करें। थैंक यू।